नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसका इलाज ढूंढने में, वो वैक्सीन खोजने में जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। जब देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000 की तादाद को पार करते हुए 1.25 लाख पहुंचने के करीब है, तो ऐसे समय में गंगा जल को कोरोना के लिए इस्तेमाल करने की मांग सामने आई है। पूरा मामला आप इस रिपोर्ट में देखिए। यह भौगोलिक गंगा परिचित, जिसके तट पर बहु नगर प्रथित, इस जड़ गंगा से मिली हुई जन गंगा एक और जीवित गंगा के लिए लिखी हिंदुस्तान के साहित्य पुरुष सुमित्रा नंदन पंत की यह धारा बताती है गंगा के पथ को, उनके प्यासे को, उनकी पवित्रता में बहने वाले हिंदुस्तान को। यही वजह है कि अब कोरोना के दौर में उम्मीद की नई किरण गंगा की लहरों पर देखी जा रही है कोरोना से बचाने के लिए। गंगा जल के जरिए वायरस को खत्म करने का दावा कोई नया नहीं है। दुनिया भर में हुई तमाम रिसर्चों में ये पहले ही साबित हो चुका है कि गंगा में ऐसे तमाम औषधीय तत्व होते हैं जो न सिर्फ जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को सेहतमंद रखने में भी खासे मददगार साबित होते हैं। इन्हीं में एक है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज यानी एक ऐसा वायरस जो न सिर्फ तमाम बैक्टीरिया को मार देता है बल्कि कई तरह के वायरस को भी खत्म कर देता है। तो दावा यही है कि जब बैक्टीरियोफाज कई दूसरी तरह के वायरस को खत्म कर सकता है तो कोरोना वायरस को क्यों नहीं। गंगा की निर्मलता और शुद्धता से अब कोरोना को निपटाने की जुगत लगाई जा रही है और इस काम में मदद कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण गुप्ता। वो कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कोरोना की दवा ढूंढने में हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के देश लगे हुए हैं। भारत में भी कई वैज्ञानिक और संस्थान इसका मुकम्मल इलाज का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कामयाबी कब तक मिलेगी, इसका ठीक ठाक दावा करने की स्थिति में कोई नहीं है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने दुनिया के चार्ट में भारत को लगातार ऊपर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया है। संक्रमण के आंकड़ों के मामले में अब भारत दुनिया के 9वें पायदान पर पहुंच गया है। संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना का इलाज गंगा जल से करने की थ्योरी लेकर आए हैं अरुण गुप्ता, जो गंगा प्रदूषण मामलों में बतौर एमिकस क्यूरी काम कर रहे हैं, जिनका मानना है कि हिंदुस्तान में अगर बड़े पैमाने पर तबाही नहीं हो सकी जैसा कि दुनिया अंदाजा लगा रही थी। हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको शुरू से बहुत रिकॉग्नाइज किया और ये उसके औषधीय गुण को उन्होंने शुरू से बताया, उसी को लेते हुए चूँकि गंगा जल में ऑक्सीजन की संख्या मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और ये हिमालय से निकलती है, तो तमाम औषधि पेड़ों से और उन सबों से निकलते हुए नीचे आती है, तो इसके अंदर औषधि गुण पैदा हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। अरुण गुप्ता के दावे में उन तमाम रिसर्च का जिक्र है जिसमें यह पहले ही साफ हो चुका है कि गंगा जल में बीमारियों को खत्म करने की पर्याप्त क्षमताएं हैं। ऐसे में इन्हीं दावों के आधार पर कोरोना के खिलाफ भी गंगा जल का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। कोरोना के खिलाफ गंगा जल के इस्तेमाल की मुहिम अब सरकारी मुहर लगने के इंतजार में है, क्योंकि कोरोना को लेकर इलाज के लिए ICMR की मंजूरी मिलने पर ही इस दावे को पुख्ता माना जा सकेगा। अरुण गुप्ता इसके लिए अपनी कवायद भी शुरू कर चुके हैं। गंगा भारत की आध्यात्मिक यात्रा है। कुंभ इसकी पहचान है।
दुनिया के नक्शे पर गंगा का महत्व योगी सरकार ने 2019 में परिभाषित किया था। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इसका सबूत भी दिया था। अब जब लाखों लोगों पर संकट है तो एक बार फिर हसरतों की निगाहें गंगा की तरफ उठ गई हैं। पवित्रता की बूंदों से जिंदगी की जंग लड़ने का ख्वाब संजोया जा रहा है। इस ख्वाब को साकार करने में लगे हैं अरुण गुप्ता, जिन्होंने गंगा के लिए पहले भी बड़े बड़े काम किए हैं। गुप्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और एनएमसीजी को लेटर भेजा था। भेजे गए खत के आधार पर एनएमसीजी ने आईसीएमआर से दावे की हकीकत का पता लगाने को कहा। अरुण गुप्ता के मुताबिक एनएमसीजी की सिफारिश पर आईसीएमआर ने 30 अप्रैल को उनकी टीम का प्रेजेंटेशन भी लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील अरुण गुप्ता गंगा प्रदूषण मामलों में न सिर्फ एमिकस क्यूरी हैं, बल्कि गंगा की बेहतरी के लिए काम करने वाले तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिलाने में उनका अहम रोल रहा है, तो साथ ही गंगा एक्ट का ड्राफ्ट भी उनकी मदद से तैयार हुआ है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक गंगा की सूरत बदलवाने में अरुण गुप्ता की भूमिका बेहद खास है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जब गंगा मंत्रालय की मुखिया थीं, तो वो उनके खास सलाहकारों में शामिल थे। अब एक बार फिर उन्हें लगता है कि कोरोना की काट भी गंगा से मिलेगी। मेरा दावा है कि इम्यूनिटी के साथ साथ ये वायरस को भी समाप्त कर सकता है, चूँकि श्वसन तंत्र में जो कोविड-19 है, जिसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, यह रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके लोगों के अंदर संक्रमण पैदा करता है और लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते हैं। गंगा को लेकर दुनिया भर के रिसर्च से अरुण गुप्ता उत्साहित है। वो मानते हैं कि इन दावों में गंगा को संजीवनी पहले ही बताया जा चुका है। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की और पोलैंड की, उन दोनों ने मिलकर इस पर काम किया था और 2019 में इस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने ये पाया कि बैक्टीरियोफाज जो है वो श्वसन तंत्र के जितने भी वायरस हैं उनको ये मार देता है, क्योंकि गंगा जल में करीब करीब 1145 टाइप के बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं और वो इन पर बहुत अच्छा एक्शन करता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर इसको ट्राई किया जाए तो इससे कोविड का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। सिर्फ अरुण गुप्ता ही नहीं, बल्कि शहर के दूसरे गंगा सेनानी भी मानते हैं कि गंगा को जीवनदायिनी बुलाने के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक बोध नहीं, बल्कि व्यवहारिक तत्व भी हैं। मैंने अपने स्वयं के जीवन में 6 वर्ष तक मैं सिर्फ गंगा जल पे भी रहा हूँ, सिर्फ गंगा जल पे। तो निस्संदेह गंगा जल में बहुत सामर्थ्य है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना को काटेगा, लेकिन अगर सरकार जांच कराए और इस बहते जल का लाभ लेना चाहे कि जो केमिकल के माध्यम से तुम रोगों को काटने की कोशिश कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम गंगा जल पर रिसर्च करो और इसे इस्तेमाल करो, तो निस्संदेह ही हमारे देश की माटी और हमारे देश का गंगा जल दुनिया के किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता रखता है। दरअसल गंगा की खूबी है कि बैक्टीरियोफाज सीधे वायरस पर अटैक कर इसके आरएनए यानी रोबोन्यूक्लिक एसिड को चौपट कर देता है। कोरोना भी आरएनए के क्रिस्टलाइज फॉर्म में ही रहता है, इसलिए गंगा जल के जरिए इसे भी खत्म किया जा सकता है। अरुण गुप्ता और उनकी टीम तो कम से कम यही मानती है। गंगा जल के जरिए कोरोना के इलाज का दावा करने वाले हाईकोर्ट के वकील अरुण गुप्ता न सिर्फ गंगा प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट के एमिकस क्यूरी हैं, बल्कि वह गंगा की बेहतरी के लिए काम करने वाली तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिलाने में उनका अहम रोल रहा है, तो गंगा को लेकर तैयार हो रहे प्रस्तावित एक्ट की ड्राफ्टिंग भी उन्होंने ही की है। ऐसे में दुनिया भर में हुई तमाम वैज्ञानिक रिसर्च के नतीजों के आधार पर किए गए उनके दावे को सीधे तौर पर नज़रअंदाज करना कतई उचित नहीं होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। काश की गंगा का कोरोना से इलाज मुमकिन हो जाए तो ये सच है कि लाखों लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकेगा, लेकिन जो भूख के सताए हैं उनका इलाज कैसे होगा? कोरोना के दौर में
जिनकी नौकरी ने परिवार को संकट में डाल दिया। उनके मसले कैसे हल होंगे? और जब सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत सरकार की है, उसमें सिस्टम की स्लो स्पीड भूखे रहने को मजबूर कर देगी, तो क्या किया जाएगा? ये सवाल उठे हैं सोनभद्र के एक गांव में, जहां पर फ्लोरोसिस का कहर है और कोरोना ने इस गांव के लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी। करती हो। सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के कचनरवा रोहड़ी यादामर गांव की इन तस्वीरों से सवाल छांटते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आंखों से झलकती फरियाद अपना हक मांग रही है। 80% दलित आबादी वाले इस गांव की त्रासदी ये है कि 60% लोग फ्लोरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। शहर में गांव से लौटे मजदूरों की तादाद जिले में 10,000 से ज्यादा है। इन मजदूरों का दुख ये है कि शहर में जिस उम्मीद से रोजगार चल रहा था वो कोरोना के आते ही खत्म हो गया। मजबूरन इन्हें घर लौटना पड़ा। कोई 10,000 कमा रहा था, कोई 12,000। कोरोना ने काम छीना तो परिवार में पहुंच गए, लेकिन न कमाने का ठिकाना है न खाने का। अनिल का दर्द भी कुछ इसी तरह का है, जो लखनऊ से लौट कर आए हैं। लखनऊ में क्या करते थे? पाइपलाइन का काम कर रहे थे। कितना आमदनी हो जा रहा था? वहाँ पर तो महीने पर काम कर रहे थे। अच्छा, महीने में 12,000 मिल रहा था। अच्छा। तो यहाँ गांव में आए हो तो गांव में काम मिल रहा है तुमको? अभी तो बाहर से आए हैं, 1 महीना हो रहा है घर पर आइए। अभी कहाँ आए हैं, जब से बाहर में तब से एक हफ्ता काम किए हैं इधर में, नरेगा वाला में जब खुला है तो। अच्छा, ये बताओ कि राशन कार्ड है कि नहीं तुम्हारा? राशन कार्ड तो भी बना नहीं है। इन मजदूरों की विकट समस्या सिर्फ रोजगार का छिन जाना ही नहीं है, बल्कि ये कहानी जरूरत से आकर भूख पर सिमट रही है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें गांव में काम तो मिल रहा है, लेकिन वो भी इतना पर्याप्त नहीं कि जिंदगी का गुजारा आसान हो सके। रुपए और रोटी का संघर्ष बदस्तूर चल रहा है। गांव में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी सालों से राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। परेशानी है, गाला वाला कुछ नहीं मिलता है, तो आदमी भी बाहर में है, पैसा कौड़ी भी नहीं भेज रहे हैं, ना आ रहा है। खाता सीज हो गया, नरेगा में काम कर रहे हैं, कैसे बच्चे के पोस पाल रहे हैं। तो राशन कार्ड क्यों नहीं बना है आपका? राशन कार्ड 2-3 चक्कर दिए, लेकिन बन के नहीं आया। राशन कार्ड की कहानी गांव में इस कदर भयावह हो गई है कि अब शाप लगती है। घर में पकाए जा रहे खाने को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या बन रहा। हाँ, बर्तन और चूल्हे के आसपास पड़े खौलते छींटों से अंदाजा लगता है कि चावल बन रहा है। कुछ के हिस्से में चावल है या नहीं कहा भी नहीं जा सकता। ये तस्वीर इसलिए मायने रखती है क्योंकि नीति आयोग के मुताबिक सोनभद्र देश के 118 सबसे पिछड़े जिलों में शुमार किया जाता है। जिले में 269 गांव फ्लोरोसिस से प्रभावित है। कचनरवा रोहड़ी यादामर गांव की आबादी 1100 लोगों की है। गांव के कई लोग पूरी तरह विकलांग हो चुके हैं। उन्हीं में से एक हैं शिवधारी।
जिन्हें इंतजार है अपने राशन कार्ड का। पैर चूंकि जो है घिस गया, चल नहीं रहा है पानी की वजह से। पानी कर दिया हमारा नुकसानी है। और पानी का तो सरकारी घर से मिला था, वो भी पानी पास नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं? नहीं सर, राशन कार्ड तो नहीं है। आज तक राशन कार्ड आपका नहीं बना है? ये लॉकडाउन में भी राशन जो बट रहा था वो आपको कभी मिला है? सरकारी राशन आपको मिला था, एक तो सुकुंती नाम का सदस्य दिलवाया था। क्या दिलवाया था? सरकारी राशन दिलवाया था? नहीं, सरकारी नहीं था, वो मतदान था। अच्छा, हाँ। तो मतलब सरकार के तरफ से जो राशन बट रहा है वो आपको आज तक नहीं मिला है? गांव के प्रधान का कहना है कि मई में गांव के लोगों का राशन कार्ड बनवाया गया है, जिसके बाद जून से इन्हें राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो लगभग इसमें सर हम लोग 259 के आसपास फार्म भरवा चुके, और इससे बाद से लगभग 140-42 फार्म एक्टिव करके हम लोग जो है वितरण कर दिए क्षेत्र में। और शेष फार्म जो है लगभग 100 के आसपास जो बच रहे हैं वो सर प्रोग्रेस में है। अभी वो लगभग हमें लग रहा है कि 15-20 दिन में वो भी आ जाएगी। जिले के डीएसओ साहब की माने तो 40,000 से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड बना है। हजारों मजदूर जो लौटे हैं उनमें भी कई लोगों का बन गया है, लेकिन गांव के सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड क्यों नहीं बने हैं, इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। आवेदन किया है 18,150 लोगों ने, इसमें 7,598 लोगों की फीडिंग विभागीय वेबसाइट पर कराई गई। जनपद की ऊपरी सीमा पूरा हो जाने के कारण अब अवशेष कार्डों की फीडिंग नहीं है। प्रवासी मजदूरों को का कोई डेटा तो मेरे पास नहीं है, आपदा के पोर्टल पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको 2 महीने के लिए टेम्परेरी राशन कार्ड देने के लिए। राशन कार्ड जब सालों से नहीं बने थे तो अब भी शायद जरूरत नहीं पड़ती। अपने कमा जो रहे थे वो कमाते रहते तो भला क्या गम होता। लेकिन एक शख्स की कमाई जाने से कई जिंदगियों का बोझ दिल और दिमाग को दबाने लगा है, जिससे उबर पाना आसान नहीं लगता, वो भी तब तक जब तक सरकारी मदद को हाथ न आगे बढ़ाया जाए। सोनभद्र से संतोष सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हिल गया है दिल्ली और एनसीआर। गाजियाबाद और नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसका केंद्र था हरियाणा का रोहतक। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है 4.6। तेज झटके। अविनाश तिवारी हमारे साथ है दिल्ली से, हमारे सहयोगी। अविनाश, क्या हुआ है? अगर बताएं तो कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो रिक्टर पैमाने पर स्केल में था तो 4.6 तीव्रता नापी गई है भूकंप की जो तीव्रता थी। हालांकि ये कुछ सेकंड के लिए था, इससे हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। करीब 30 सेकंड करीब ये झटके महसूस किए गए। इससे ज्यादा देर तक ये रहा नहीं, तो इसीलिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 1 महीने के अंदर ये चौथी बार है जब भूकंप आया है, और इस बार केंद्र है हरियाणा का रोहतक। ज्यादा चिंता की बात यह अविनाश की केंद्र हरियाणा का रोहतक था और इसीलिए तीव्रता ज्यादा महसूस की गई है दिल्ली एनसीआर में। कुछ पता चल पाया है कि जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, क्या कोई स्टेटमेंट आने वाला है या कोई संकेत? देखिए, अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो 9:08 के करीब भूकंप का ये झटका था। 30 सेकंड के लिए था, क्योंकि समय काफी कम था, इसीलिए किसी प्रकार की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। काफी लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि जो समय था वो काफी कम था और काफी कम समय के लिए भूकंप आया था, इसीलिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी फिलहाल एहतियात है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में 1 महीने के अंदर चौथी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और इस बार तीव्रता पिछली बार जो भूकंप जितने आए हैं उनसे थोड़ा ज्यादा थी। ये चिंता का विषय है, लेकिन फिलहाल अभी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अविनाश, देखा जाता है कि जो पहला झटका होता है उसके बाद एक और भी झटका जो है जनरली देखा गया है कि वो ट्रेन में रहता है। वो भी एक ऑब्जर्वेशन है लोगों का। इस लिहाज से देखा जाए तो डरने की बात भी दिखती है लोगों की।
बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो भूकंप एक ऐसा जो है प्राकृतिक आपदा है जिसकी पहले से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। बाकी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है उसको लेकर पूर्वानुमान किया जा सकता है, लेकिन भूकंप के झटके को लेकर पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है कि एक झटके आएंगे, एक से ज्यादा झटके आएंगे। इस पर वैज्ञानिक नहीं पूर्वानुमान कर सकते हैं। तो लिहाजा फिलहाल अभी जो पहला झटका आया उसमें फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ और उम्मीद यही जता रहे हैं कि दूसरा झटका नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार जो दिल्ली एनसीआर के अंदर पिछले एक महीने में 3 से 4 बार भूकंप आया है उसमें केवल एक ही बार झटके आए हैं, दोबारा झटके नहीं आए हैं। और इस बार हरियाणा के रोहतक में एक केंद्र रहा है और वहां पे भी अगर जो तीव्रता है वो इस बार काफी ज्यादा थी, 4.6 थी, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए थी, इसीलिए कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है, कामना यही की जा रही है कि अब किसी प्रकार का कोई दोबारा झटका ना लगे, क्योंकि भूकंप को लेकर पूर्वानुमान कोई नहीं कर सकता है। अविनाश, क्या अभी भी लोग घरों से बाहर हैं? ठीक है, अगर बात करें तो कुछ इलाकों में लोग घरों से बाहर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो तीव्रता थी वो काफी कम समय के लिए थी, तकरीबन जो है 30 सेकंड के करीब थी और 10 से 12 सेकंड के करीब ही जो है ये झटके महसूस किए गए। इसलिए बहुत ही तीव्र जो है नहीं झटका था, काफी कम समय के लिए झटका था और काफी कम समय जो है लोगों ने महसूस किया। तो इसीलिए कुछ लोग बाहर निकल आए हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी जनसंख्या जो घरों के अंदर है, लोग किसी प्रकार से कोई चिंतित नहीं है, लोग अपना बाहर निकले केवल इस तरीके से और किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए लोग इसमें जो है किसी प्रकार कोई हैरान नहीं हो रहे हैं। शुक्रिया आपका अविनाश। इस बड़ी खबर के बाद वक्त ब्रेक का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।